वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, आज हम क्लास 7 का जो है चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार के बारे में स्टडी करेंगे। जिसमें से कुछ टॉपिक पे हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, जैसे कि बस्तियाँ, ठीक है, स्थल परिवहन, जल परिवहन, ये सभी टॉपिकों पे हम बात कर चुके हैं। आज हम जो हैं आपको रेल परिवहन की बात करेंगे। रेल मार्ग जिसको कहते हैं, रेल मार्ग पे आज हम टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम रेल मार्ग, ठीक है, हम लोग कहीं जाते हैं ज़्यादा दूर तो हम लोग रेल की ही मदद लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, रेल मार्ग से भारी सामान को दूरस्थ स्थानों के मध्य सुगमता से ढोया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यात्रियों को अधिक संख्या में लाने ले जाने का कार्य भी रेल मार्ग पर निर्भर है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी जो है 1853 ईस्वी में चलाई गई। प्रारंभ में स्टीम इंजन बनाया गया, बाद में डीजल व विद्युत इंजन बने। ऐसा बताया जाता है कि रेल जो है, रेल से भारी सामानों को दूर स्थानों पर ले जाने लाने के लिए आसानी होती है। इसके अलावा बताया गया है कि यात्री बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो उसको भी ले जाने और लाने का काम जो है वो रेल मार्ग के द्वारा ही होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में चलाई गई। और ये जब रेलगाड़ी चलाई गई तो यह भाप से चलने वाला इंजन था, इसीलिए इसे स्टीम इंजन ही। उसके बाद डीजल इंजन आया, उसके बाद विद्युत इंजन आया। आप लोग भी देखते होंगे अभी भी बहुत सारे डीजल इंजन चलते हैं और विद्युत इंजन भी चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पे हम जब देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट शो किया जा रहा है, ठीक है, कि लंबी दूरी की यातायात हेतु रेल मार्ग को सुगम तथा लाभप्रद बनाया गया। आप पूछ सकता है कि रेलगाड़ी से क्या लाभ है, तो आप बता सकते हैं ना कि इससे लंबी दूरी की जो यात्राएं हैं बहुत आसानी से हो जाती हैं। नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं कि तीव्रगामी रेल सेवाओं के विकास के साथ ही रेल यात्रा यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक हो गई। और रेल जो होती है बहुत तेज़ गति से चलने वाली होती है, जिससे कि बहुत कम समय में ही जो है बहुत अधिक दूरी तय हो जाती है। थर्ड पॉइंट है, मैदानी भागों में आज रेलों का जाल बिछा हुआ है, जो किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक है। जहाँ पर खुले मैदानी भाग है वहाँ रेलों का जाल बना हुआ है। चलिए हम देख लेते हैं भारतीय रेल मार्ग का एक मैप यहाँ पर शो किया जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो मैप में तो एक चीज़ दिखाएगा यहाँ, ये डॉट जो ये जो है महत्वपूर्ण बड़ी लाइन है, ये लाइन बताता है कि अन्य बड़ी लाइन है। ये लाइन बताएगी मैप में कि मीटर और छोटी लाइन है, और ये डॉट बताएगा जो स्क्वायर बना हुआ है वह महानगर को दिखाता है, ठीक है। और ये छोटे छोटे जो डॉट शो किए जा रहे हैं, ये वाले जैसे बहुत सारे दिख रहा है ना, देखिए ये सभी में जो है छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, ठीक है। ये सभी नगर और स्टेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसमें चौथा की अगर हम बात करें, चौथे पॉइंट पर अगर डिस्कशन करें, ठीक है, तो चौथा हमारे सामने जो आ रहे हैं यह है कि पर्वतीय या दुर्गम क्षेत्रों में रेलों का विकास करना दुर्लभ है। कहता है पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी जो क्षेत्र है, ठीक है, उनमें क्षेत्रों में रेल का विकास करना जो है दुर्लभ है। नंबर 5 में हम देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में लेनिनग्राड को 9332 किलोमीटर दूर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। सबसे बड़ा ये रेल मार्ग विश्व का है, ठीक है।
छठा में दिखाया गया है कि विश्व में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी जापान में है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व में सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कहाँ है? तो जापान में है, जो टोक्यो से ओसाका की दूरी महज 4 घंटे में ही पूरी कर लेती है। ठीक है। सातवां है, भारत में पहला रेल मार्ग बम्बई और ठाणे के बीच शुरू हुआ। यानी भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह रेल मार्ग बम्बई में चला था और वह बम्बई से ठाणे के बीच चला था। ठीक है। आठवां है कि भारत में आज राजधानी एक्सप्रेस व शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती है, जो देश में तीव्रगामी गाड़ियों की गिनती में है। कहा कि भारत की जो सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है वह शताब्दी एक्सप्रेस है। ठीक है, और राजधानी एक्सप्रेस है। वहीं अगर 9th की बात करें तो एशिया में भारत का रेल मार्ग जाल सबसे विशाल है। ठीक है, एशिया में। उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, जल परिवहन की बात। ठीक है, जल परिवहन। तो जल परिवहन भी मनुष्य द्वारा प्रयुक्त परिवहन के प्राचीनतम साधनों में से एक है। कहा गया है कि जल परिवहन है, मनुष्य ने बहुत पहले से ही कर रहा है इसका। नदियों, झीलों, नहरों एवं समुद्रों में स्टीमरों, नावों, जहाज़ों आदि के माध्यम से मनुष्य जल परिवहन का प्रयोग करता आया है। कहा गया जल परिवहन किन किन माध्यमों से होता है? नदी में भी होता है, झील में होता है, नहर में होता है, समुद्र में होता है। तो समुद्र में स्टीमर, नाव, जहाज आदि के माध्यम से भी होता है। ठीक है, इससे क्या लाभ है भाई? तो जल परिवहन से निम्नलिखित लाभ है। फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं जल परिवहन के क्या क्या लाभ है। तो फर्स्ट है, जल परिवहन भारी और बड़े आकार वाले सामानों का अधिक दूरी तक ढोने के लिए अत्यधिक सुविधाजनक होता है। नंबर 2 बताई गई है कि परिवहन का यह सबसे सस्ता साधन है। परिवहन की अगर बात करें तो जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, उसकी अगर हम बात करें थर्ड का, तो जल परिवहन में होने वाले एक प्रमुख कठिनाई या असुविधा यह है कि यह परिवहन का काफ़ी धीमा साधन है और इससे दूरी तय करने में काफ़ी अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि जल परिवहन में जो है वह ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत धीमी गति से चलने वाली है, इसीलिए अधिक दूरी तय करने में अधिक समय भी लगता है। आप फोर्थ पॉइंट में ये देखते हैं कि यह तटीय क्षेत्रों पर स्थित जगहों तक ही यात्रा करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कहा गया है कि जलमार्ग में जो परिवहन का जो सुविधा है वह तटीय क्षेत्रों तक ही स्थित है। पांचवा है, जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। जल परिवहन जो है वह 2 प्रकार के होते, एक होता है अंतःस्थलीय जल मार्ग और दूसरा होता है समुद्री जल मार्ग। तो हम पहले ये जानते हैं कि अंतःस्थलीय जल मार्ग क्या है। तो हम देखते हैं अब पॉइंट में हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट, नदी अथवा नहर मार्ग को अंतःस्थलीय जल मार्ग कहा जाता है। नदी हो गया और नहर हो गया, ये आता है किसके अंतर्गत? तो अंतःस्थलीय जल मार्ग। पॉइंट नंबर 2, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में अंतःस्थलीय जल मार्ग है। समुद्री जल मार्ग समुद्री जल मार्ग की बात करते हैं तो समुद्री जल मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार व परिवहन में सहायता मिलती है। कहा गया समुद्री मार्ग जो है इससे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसमें व्यापार और परिवहन में सहायता मिलता है। पॉइंट नंबर 2, समुद्री जल मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। समुद्री जो मार्ग होते हैं बहुत बड़े बंदरगाह से जुड़े होते हैं। नंबर 3, स्वेज नहर एवं पनामा नहर विश्व प्रसिद्ध जल मार्ग है। स्वेज नहर और पनामा नहर जो है विश्व का प्रसिद्ध जल मार्ग है। इन दोनों के विकास से दूरियों में कमी आई है, इसीलिए ये विश्व के व्यस्तम जल मार्ग है। नंबर 4, कुछ अन्य प्रसिद्ध समुद्री जल मार्ग है। एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी
जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन, रॉटरडम। ये सब जो हैं कुछ प्रमुख समुद्री जलमार्ग के नाम दिए गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो के स्क्रीन में जलमार्ग को दिखाया गया, कितने बड़े बड़े जहाज़ हैं जिससे कि जलमार्ग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पाइपलाइन का। पाइपलाइन, ठीक है, तो पाइपलाइन हम देखते हैं खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल, गैसोलीन तथा अन्य ऐसे ही अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइनें बिछाई गई है। HBJ पाइपलाइन 1700 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन कहाँ है, ठीक है, या क्या नाम है, तो HBJ, ठीक है, और कितनी किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो 1700 किलोमीटर है, जो कि बहुत लंबी है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, वायु परिवहन। वायु परिवहन यानी इसमें हम आकाश में उड़ने वाले परिवहन की बात करेंगे। ठीक है, तो वायु परिवहन अब आती है। तो वायु परिवहन बताई गई है परिवहन के आधुनिक साधनों में वायु परिवहन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट, वायु परिवहन तीव्रतम किंतु सबसे खर्चीला परिवहन का साधन है। कहा गया वायु परिवहन जो बहुत तेज, रेल से बहुत तेज चलती है, बहुत तीव्रगामी है, लेकिन खर्चीला। इसमें इसका कॉस्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने या लाने में जो बहुत ज़्यादा खर्च होती है। ये लाभ है, वायु परिवहन के लाभ की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, वायुयानों के लिए पर्वत, समुद्र, जंगल आदि कोई बाधाएं मायने नहीं रखती। दुर्गम स्थानों जैसे पर्वतीय इलाकों में वायु परिवहन द्वारा पहुंच पाना संभव है। ऐसे क्षेत्रों के लिए सड़क परिवहन अथवा रेल परिवहन अनुकूल नहीं होते। कहा गया है कि वायुयान जो है वो कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कोई बाधाएं मायने नहीं रखती, चाहे पर्वत हो, चाहे जल हो, चाहे पहाड़ हो, कुछ भी हो, चाहे जंगल हो, वह हर जगह से उड़कर जा सकता है। लेकिन ऐसे में रेलगाड़ी जो है या जल परिवहन ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं वायुमार्ग विकसित होने के कारण ही संभव हो पाई है। कहा गया बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पहुंचने के लिए न तो जल मार्ग ही सुविधाजनक है और न ही रेलगाड़ी की सुविधाएं। ऐसे में जो है अंतर्राष्ट्रीय वायुयान मार्ग ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव निर्मित अथवा प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन आदि के दौरान वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जो है कभी कभी प्राकृतिक आपदा है, जैसे अगर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, भूस्खलन हो गया, तो इसमें जो है वायु परिवहन में कोई से नुकसान नहीं होता है और वह हमेशा, क्योंकि वह ऊपर उड़ता है इसीलिए उसको कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के व्यापार के लिए वायु परिवहन अत्यंत उपयोगी है। कहा गया बहुत सारे ऐसे सामान हैं, ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अगर कुछ ज़्यादा समय लगता है तो उससे वह सामान खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे जल्दी का जो है तीव्रगामी की बात करते हैं तो वह है वायु मार्ग। यानी अब बात करते हैं कि जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के व्यापार के लिए वायु परिवहन अत्यंत उपयोगी है। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो बहुत जल्दी खराब होते हैं तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो है वायु मार्ग का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न वायु मार्गों को जोड़ने के लिए हवाई अड्डे बनाए गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए हवाई अड्डे कहाँ कहाँ हैं भारत का, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, वाराणसी, रांची, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, चेन्नई। तो ये सब जितने भी नाम आप देख पा रहे हैं वह आपका जो है प्रमुख हवाई मार्ग को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आ रहे हैं न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजिलस, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, मॉस्को, नई दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, बैंकॉक,
सिडनी, रियो डी जेनेरो व रोम विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यानी विश्व में जो प्रसिद्ध हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट हैं, वह यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संचार का। ठीक है, संचार संचार का मतलब जान ही रहे हैं। ठीक है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान कराना ही संचार है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, संचार का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक सूचनाओं को आदान प्रदान की प्रणाली। ठीक है, उसे ही संचार कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग के पास अपना मोबाइल भी है, लैपटॉप है, ठीक है, टीवी है, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, एनीथिंग, बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं। तो ये संचार के साधन सभी कहलाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं संचार से जुड़े हुए कुछ टॉपिकों पे बात करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में लोग घुड़सवार, संदेशवाहक अथवा कबूतरों के द्वारा सूचनाएं भेजा करते थे। वे संकेत भेजने के लिए ड्रम अथवा धुएं का भी प्रयोग करते थे। प्राचीन काल की अगर बात कर लें तो उस समय जो है लोग, जैसे कि आप रामायण, महाभारत या और अन्य चीज़ सीरियल भी देखते हैं, ठीक है, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उस समय लोग जो है संदेश भी पहुंचाते थे, अपनी सूचनाओं एक जगह से दूसरे जगह भी पहुंचाते थे। उस समय लोग क्या करते थे, एक सूचना वाहक होते थे जो घुड़सवारी चढ़ के जाते थे और अपना सूचनाओं को सुनाते थे। कबूतर भी है। तो इस तरह से प्राचीन काल में लोग घुड़सवार, संदेश वाहक अथवा कबूतरों के द्वारा सूचना भेजा करते थे। वे संकेत भेजने के लिए ड्रम अथवा धुएं का प्रयोग करते थे। पॉइंट नंबर 2, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए डाक और टेलीग्राफ प्रणाली, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि भी कुछ महत्वपूर्ण माध्यम है। सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए आज जो प्रयोग हो रहे हैं वह डाक है, टेलीग्राफ है, ठीक है, रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, इंटरनेट, जो आज सबसे बड़ा अगर बात करें संचार का अथवा हमारे पास है इंटरनेट की सुविधाएं। ठीक है, हम इंटरनेट की सुविधा के ही द्वारा दुनिया के सभी भागों को घर बैठे ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो जनसंपर्क माध्यम कहलाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले समाचार पत्र कब जो है प्रकाशित किए गए, तो आपको बताना है 17वीं शताब्दी में। पांचवा पॉइंट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डाक और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत की गई। इसी समय टेलीफोन का भी आरंभ किया गया। ठीक है, 18वीं शताब्दी में डाक, टेलीग्राफ और टेलीफोन का आविष्कार हुआ। छठा पॉइंट है, 20वीं सदी में टेलीविज़न और टेलीफोन तक आम आदमी की पहुंच हो गई। इसके बाद मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन भी लोकप्रिय हो गए। आज 20वीं सदी में चल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस समय हम लोग के पास सब कुछ सुविधाएं पहुंच चुकी है। सातवां है, उपग्रह संचार प्रणाली ने हमें सुदूर घटने वाली घटनाओं को तत्क्षण देखने और सुनने की सुविधा प्रदान की। ठीक है। आठवां की बात करें, 8वां पॉइंट के, तो भारत में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रसारण, दूरसंचार व्यवस्था, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले तेल की खोज और खनिज पदार्थों के निष्कर्षण आदि उद्देश्यों के लिए उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जैसा कि 8वां पॉइंट बताया गया है कि भारत में जो है दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण, दूरसंचार व्यवस्था, मौसम की जानकारी, तेल की खोज, खनिज पदार्थों के निष्कर्षण आदि जो हो रही है, इसके उद्देश्य के लिए उपग्रह संचार प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नाइन्थ पॉइंट है, 20वीं सदी में इंटरनेट ने संचार में क्रांति ला दी। आज ईमेल संचार का प्रमुख साधन बन गया है। संचार के नवीनतम माध्यम जैसे ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि अब अधिक से अधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं। आजकल जो है इंटरनेट ही जो है
वो संचार का सबसे मुख्य साधन माना गया है और इसमें ईमेल, ठीक है, संचार का प्रमुख साधन बन गया है। संचार के नवीनतम माध्यम जैसे ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि, आज हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जितने भी प्रयोग कर रहे हैं, आज हम भी अगर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं तो ये भी इंटरनेट के माध्यम से बन रही है, ठीक है, जो कि आज जो है संचार का सबसे सुलभ साधन बन गई है। 10th पॉइंट है, इंटरनेट कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क है जो न केवल सूचना बल्कि हमारे जीवन के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इंटरनेट जो कंप्यूटर का वैश्विक नेटवर्क है और इसके द्वारा जो हम घर बैठे ही पूरे दुनिया का भी सैर कर लेते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होती और घर पे ही सब सुविधाएं मिल जाती है। 11th पॉइंट बात करते हैं, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों से रेल, हवाई जहाज़ और होटलों के टिकट आरक्षण कराए जाते हैं। इंटरनेट आ जाने से लोग घर बैठे बहुत सी बातें जान सकते हैं तथा घर से ही बहुत से काम धंधे भी चला सकते हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं कि घर पे बैठे रहते हैं और अपनी कंप्यूटर से रेल की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट, होटल की टिकट, बस टिकट, ठीक है, यहाँ तक कि ऑनलाइन पेमेंट, यानी हर सुविधाएं हम यहाँ से घर बैठे ही ले सकते हैं। परिवहन और संचार की सुविधाएं विकसित होने से विश्व के शहरों और देशों के बीच दूरियां कम हुई है तथा विश्व एक छोटी इकाई के रूप में सिमट गई है। आप यहाँ देख रहे उपग्रह संचार प्रणाली की मानव निर्मित उपग्रह का एक चित्र दिया हुआ है। उपग्रह संचार प्रणाली, इसे भी थोड़ा पढ़ लेते हैं और बता देते हैं आपको। उपग्रह संचार प्रणाली से संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में यह प्रणाली अत्यंत प्रसिद्ध व लोकप्रिय हुई। विज्ञान व प्रौद्योगिकी के आधार पर मानव निर्मित संचार उपग्रह तैयार किए गए हैं जिनकी सहायता से विश्व के सभी देश एक दूसरे के निकट आ गए हैं। विश्व के किसी भी कोने में भी घटना का सीधा प्रसारण तुरंत दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना संभव हो सका है। भारत द्वारा सबसे पहला उपग्रह, इम्पोर्टेंट है, भारत द्वारा सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। इसके बाद भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1, इनसेट 1A, इनसेट 1B, इनसेट 1C, इनसेट 1D आदि का परीक्षण भी किया गया है। तो इस तरह से जो है भारत में पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था वह था आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है आज हमने जो है पूरे ये चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू।